तो जी जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन। पहले दिन के अख्ताम पर ही मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के लिए ना दूसरे दिन के पहला सेशन और दूसरा सेशन जो है वो बहुत अहम रहने वाले हैं। ये दोनों सेशन डिसाइड करेंगे कि ऊंट किस तरफ करवट बैठेगा। ये दोनों सेशन डिसाइड करेंगे कि इस मैच में कौन हावी होने वाला है और कौन आगे रहने वाला है। ये सेशन जितने इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए थे उतने ही इंपॉर्टेंट इंग्लैंड के लिए भी थे, और पाकिस्तान ने किसी हद तक हम कह सकते हैं इससे फायदा उठाया है। इससे फायदा उठाने में पाकिस्तान की जो बैटर्स का किरदार रहा है वो है जी नुमान अली, आमिर जमाल, आगा सलमान, और इन सब ने मिल के जो है ना वो फायदा उठाया इन सेशन से। और इन सेशंस की वजह से ही पाकिस्तान की टीम कुछ इस कदर मतलब इस हद तक पहुंची है कि एक उसको ऑनरेबल पोजीशन आप कह सकते हैं। इस मैच में थोड़ी कमांडिंग पोजीशन अगर पाकिस्तान ने संभाली है तो उसका रीजन यही था कि इन बैटर्स ने, इन खिलाड़ियों ने अपना काम जो है वो भरपूर किया। सबसे पहले तो जैसे ही आज के दिन का आगाज होता है तो पहले सेशन में सुबह सुबह ही जनाब मोहम्मद रिजवान जो है वो ब्राइडन कार्स की गेंदों के आगे डरे डरे से दिखाई देते हैं। कभी यूं यहां से बॉल बीट हो रही है, कभी यहां से बॉल बीट हो रही है, और आखिरकार उनकी स्ट्रगल का जो है वो इख्तिताम होता है और तकरीबन 15-20 गेंदें वो फेस करते हैं ब्राइडन कार्स की, और उनके दरमियान वो एक भी बॉल को मिडल नहीं कर पाते हैं। एक भी गेंद ब्राइडन कार्स की मिडल नहीं कर पाते, और सुबह बैटिंग करने के आने के बाद रिजवान एक भी बाउंड्री हिट नहीं कर पाते और आउट होकर पवेलियन किरा ले लेते हैं। 41 रन बनाने के बाद रिजवान साहब जो है वो अपनी विकेट देके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर खड़े होते हैं जी आगा सलमान और आमिर जमाल। आगा सलमान और आमिर जमाल के बाद साथ मतलब मिलकर ना एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप होती है दोनों की, और उस बीच बड़े ही खूबसूरत वो चौके भी आगा सलमान के मुझे याद आते हैं जो उन्होंने वो थर्ड मैन और गली के बीच में जो गैप था ना उसमें से निकाल निकाल के मारे हैं, और फिर बेन स्टोक्स को मजबूर कर दिया फील्डिंग चेंज करने पे। लेकिन वहां पे बेन स्टोक्स की जीनियसनेस ने वो विकेट ली है भाई। यकीन करो कोई और कप्तान होता तो जिस तरह आगा सलमान ने वहां पे लगातार 3 चौके मारे थे ना, उस फील्डर को हटाता और पीछे थर्ड मैन पे ले जाता, बाउंड्री पे फील्डर खड़ा करता ताकि इन चौकों को रोका जाए। लेकिन वो बेन स्टोक है भाई, अगर वो इस तरह का डिसीजन लेता तो उसको बेन स्टोक्स कौन कहता। स्टोक ने फिर वही काम किया जो बेन स्टोक को करना चाहिए था और जो उनको जेब देता था। उन्होंने गली पे एक अटैकिंग फील्डर लिया, उसको कैचिंग पोजीशन पे खड़ा कर दिया, और उसी जाल में फंस गए आगा सलमान और अपनी विकेट दे बैठे। आगा सलमान के आउट होने के बाद जहां लग रहा था कि अब मुजाहमत पाकिस्तान की दम तोड़ जाएगी और वो जो हमने कहा था कि टारगेट को जरा लंबा खींचा जाए वो जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस चीज को मुमकिन बनाया जनाब आमिर जमाल ने। एक बार फिर से नुमान अली के साथ मिलकर, साजिद खान, नुमान अली, उनके साथ मिलकर जो उन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप्स क्रिएट की हैं उन्होंने बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है। नुमान अली की इनिंग की तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि नुमान अली ही वो थे जो एंड तक खड़े रहे हैं और 32 रन की शानदार इनिंग उन्होंने खेली है। 37 रन बनाए थे आमिर जमाल ने। तो इन लड़कों ने मिलकर ही पाकिस्तान को एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचाया है जहां पे आप कह सकते हो कि यार ये जो है ना वो जरा एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जरा मजबूती की तरफ पहुंच चुका है। क्योंकि इन सब के बाद तकरीबन जनाब 123 ओवर जो है वो बैटिंग करने के बाद पाकिस्तान की टीम 366 रन स्कोर करती है, और इस 366 में जनाब जो अहम रोल था वो था जी कामरान गुलाम की सेंचुरी का। कामरान गुलाम ने जो पहले दिन सेंचुरी स्कोर की थी, 118 रन उन्होंने स्कोर किए थे। इसके अलावा साइम अयूब की अगर आप बात करो तो भाई साइम अयूब जो है वो 77 रन स्कोर करके जाते हैं, और ये जो हमारे टेल एंडर्स थे इन्होंने ये छोटी छोटी पार्टनरशिप क्रिएट की है, इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट था भाई। 32 रन नुमान अली के, 37 रन आमिर जमाल के, और 31 रन आगा सलमान के, 41 रन की इनिंग खेलते हैं अपने मोहम्मद रिजवान। तो इन सारे प्लेयर्स ने मिलकर जो है वो टीम को एक कंबाइंड एफर्ट के साथ इस स्टेज पर पहुंचाया है कि पाकिस्तान की टीम 366 स्कोर कर जाती है, जहां पे पहले दिन हमारी 259 पे इनिंग डिक्लेयर हुई थी, जहां पे हमने कहा था पहले दिन कि अगर पाकिस्तान 150 या उससे ज्यादा स्कोर बना जाता है तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी। लेकिन फिर भी 100 स्कोर भी काफी थे हमारे लिए, 110 स्कोर पाकिस्तान ने तकरीबन ऐड किए थे, तो इसके हिसाब से हम जो है वो जरा थोड़ा ना अच्छी पोजीशन में आ गए थे। एंड के बॉलर्स की तरफ थोड़ी सी नजर दौड़ाएं तो भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस पिच को स्पिनिंग पिच क्या कर रहा था। मतलब कह रहे थे भाई रैंक टर्नर बना दिया है, टर्निंग विकेट है, ऐसा है वैसा है, लेकिन यहाँ पे तो इंग्लैंड के स्पिनर से ज्यादा उनके बॉलर डोमिनेट कर रहे थे भाई, उनके फास्ट बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं। रिवर्स स्विंग को जिस तरह से इंग्लैंड ने यूटिलाइज किया है उसकी मिसाल क्या में मिलती है। और पिच को मैं वाकई जान नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड वाले जिस तरीके से मतलब जिस तरीके से यूटिलाइज कर रहे थे और जिस तरह से अम्ब्रेला फील्ड सेट और पता नहीं कौन कौन सी अजीबोगरीब किस्म की फील्ड सेटिंग कर रहे थे बेन स्टोक्स, और हर तरीके से उन्होंने पाकिस्तानियों को आउट करने की कोशिश की है और अपने तरीकों में वो कामयाब भी रहे हैं। ब्राइटन कार्स ने 3 विकेट हासिल किए हैं, 2 विकेट मैथ्यू पॉट्स के नाम रही हैं, बाकी जबकि बाकी प्लेयर्स ने भी जो है वो मिल बांट के सारी विकेट जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, और पाकिस्तान की टीम 366 पर सिमट गई है। आप देखना होगा इंग्लैंड जो इस पिच पर किस तरह से बैटिंग करता है, तो क्या बेसबॉल अप्रोच इस पिच पर चलती है या नहीं।